हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली, उसका स्ट्रक्चर और जितने भी जो मॉलिक्यूलर मॉडल दिए गए हैं वो, और जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो प्लाज्मा झिल्ली है उसके बीच में क्या अंतर है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहले इसका सामान्य जो जानकारी है, इसका इंट्रोडक्शन वो अपन देखते हैं स्लाइड के थ्रू। द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन could be studied only after the invention of electron। तो विस्तृत रूप से जो प्लाज्मा झिल्ली का जो अध्ययन है वो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसके आविष्कार के बाद ही संभव हो पाया। तो उससे पूर्व इसका अध्ययन, जो विस्तृत रूप से अध्ययन है वो संभव नहीं था, क्योंकि जो लाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसके अंदर इतना रेजोल्यूशन नहीं था जिससे कि उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे उसका अध्ययन किया जाए। तो द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बियॉन्ड द रेजोल्यूशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर इतनी क्षमता नहीं थी जिससे कि जो प्लाज्मा झिल्ली है उसका मॉलिक्यूलर रूप से अध्ययन किया जाए। देयरफॉर द ऑल एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस वजह से जितने भी जो रिसर्च है या प्रयोग है जो प्लाज्मा के ऊपर किए गए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार से पूर्व, कुड ओनली प्रोवाइड इनडायरेक्ट एविडेंस। तो वो सिर्फ यही एविडेंस दे पाए कि ये सेल के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है। दे प्रोवाइड इनडायरेक्ट एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर अराउंड द सेल। तो वो इतना ही पता कर पाए कि एक झिल्ली उपस्थित है जिससे कोशिका घिरी हुई है। इसके अलावा उससे अधिक जो जानकारी है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार के पश्चात ही पता चल पाया उसके बारे में कि प्लाज्मा झिल्ली किस मॉलिक्यूल से बनी हुई। द एग्जिस्टेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो जो प्लाज्मा झिल्ली का होना या पाया जाना वो इन विभिन्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल कैन बी प्रूव्ड बाय द प्लाज्मालाइसिस ऑफ प्लांट सेल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जो विलियन होता है, सॉल्यूशन होता है जो कि हाइपरटोनिक होता है, जिसके अंदर सॉल्यूट्स विलिय बहुत ज़्यादा मारे जाते हैं, उसके अंदर यदि कोशिकाओं को रखा जाता है तो वो प्लाज्मोलाइसिस हो जाती है, मतलब जीव दरीय संकुचन हो जाता है। तो ये जो परासरण की विधि में ऐसा देखना, ऑस्मोटिक जहाँ प्रेशर्स होता है, जहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो मूव करता है हायर कंसेंट्रेशन की तरफ। तो हायर कंसेंट्रेशन ज़्यादा सांद्रता वाले विलियन के अंदर कोशिका को रखा गया, इसकी पौधे की कोशिका को, तो वो उसके अंदर प्लाज्मोलाइसिस देखा गया, मतलब वो उसका जीव दरीय संकुचन हो गया, क्योंकि उसका जितना भी अंदर फ्लूइड था, तरल पदार्थ था, वो बाहर निकल गया और कोशिका थी वो सिकुड़ गई। और एनिमल सेल एग्जिस्ट एज ए फिजिकल एंटिटी। तो यहाँ दूसरी तरफ दूसरे पॉइंट में अपन देखें, जो जीव की कोशिका है यानी कि जंतुओं की कोशिका है, उसकी उसको भौतिक रूप में पाया जाना, इवन विथ नो सेल वॉल, कोशिका भित्ति का नहीं होना वहां पर, दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सम काइंड ऑफ मेम्ब्रेन सराउंडिंग। तो क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति नहीं होते हुए भी उसका अस्तित्व में होना एज ए भौतिक इकाई की तरह, इसका जंतुओं की कोशिका का, ये भी इसलिए कि कुछ न कुछ प्रकार की जो झिल्ली है वो कोशिका को घेरे हुए। व्हेन द सेल सरफेस, लास्ट पॉइंट में अपन देखें, व्हेन द सेल सरफेस, जो लास्ट वाला पॉइंट है, व्हेन द सेल सरफेस इज परसेड, यदि जो कोशिका की सतह है उसमें यदि छेद किया जाता है तो ये देखा गया कि प्रोटोप्लाज्म जो उसका जीव दरे है वो लीक होके बाहर आ जाता है, लीक आउट। फ्रॉम दिस it can be concluded that the leakage is become of puncture of the surrounding membrane। तो उससे ये निर्णय निकलता है कि जो जीव दरे है वो उससे बाहर निकल आया है, वो किस वजह से कि जो उसकी
झिल्ली है वो कहाँ से, कहीं कहीं से जगह से पंचर हो गई है। दैट्स वाई द लीकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म अकर्स, जिस वजह से क्या है कि उसका जो कोशिका का जीव द्रव्य है वो कोशिका से बाहर आ गया। तो ये पॉइंट ये बताते हैं कि भाई जो कोशिका है वो कहीं न कहीं एक झिल्ली से बाहर से घिरी हुई है। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक जिन्होंने सबसे पहले कोशिका को देखा था, और वो सेल जो कि क्या थी, मृत कोशिका थी 1665 के अंदर। उसके बाद एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने 1674 के अंदर जो लिविंग सेल से जीवित कोशिका उसकी खोज की। नेगेली एंड क्रेमर 1855 के अंदर सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली जो नाम है सेल मेम्ब्रेन, वो नेगेली और कैरमर के द्वारा 1855 में दिया गया। चार्ल्स ओवरटन ने 1895 के अंदर ये कहा कि थिक लेयर ऑफ लिपिड जो झिल्ली है वो एक मोटे वसा के स्तर की बनी हुई है, जिसको उसने लिपिड लेयर का 1920 के बीच में द मेम्ब्रेन कंपोस्ट ऑफ लिपिड इज मेनली। तो 1900 और 1920 के बीच में ये पता चला कि जो झिल्ली है वो किसकी बनी हुई है, वसा की बनी है। और वसा किसके है, फॉस्फोलिपिड्स की है। वो वसा मेनली किस कौन सी है, फॉस्फोलिपिड्स। ई कॉर्टर एंड जी ग्रेंडल 1925 के अंदर के जो झिल्ली है वो फॉस्फोलिपिड्स तो है ही, वो फॉस्फोलिपिड्स की दो स्तर है, बाइलेयर, क्या है, बाइलेयर। उसके पश्चात जी आर डेनियली एंड एच डेवसन 1935 के अंदर ये कहा कि प्रोटीन इज आल्सो द पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, दे प्रपोज सैंडविच मॉडल। तो डेनियली और डेवसन के द्वारा सैंडविच मॉडल दिया गया मेम्ब्रेन के लिए, मेम्ब्रेन सैंडविच मॉडल। उन्होंने ये कहा कि जो फॉस्फोलिपिड्स का बाहर लेयर है उसके साथ में डी स्तरीय जो फॉस्फोलिपिड्स का स्तर है प्लाज्मा झिल्ली में, उसके साथ में प्रोटीन भी पाए जाते हैं, और दे प्रपोज सैंडविच मॉडल, ठीक है ना। तो सैंडविच मॉडल है वो डेनियल और डेवसन के द्वारा दिया गया। 1959 के अंदर रॉबर्टसन प्रपोज द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है ना। उसके पश्चात यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आया जिसके अंदर ट्राई लेमिनर मतलब त्रिस्तरीय झिल्ली को कहा गया कि भाई वहां पर 3 स्तर है, जिसके बीच में 2 स्तर लिपिड्स के हैं और उसके दोनों तरफ प्रोटीन है, यानी कि प्रोटीन लिपिड प्रोटीन का स्तर पाया जाता है। और उस यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को इन्होंने ट्राई लेमिनर लेयर मॉडल भी कहा। उसके पश्चात सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 के अंदर जो मॉडल दिया प्रपोज्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, सिंगर और निकोलसन के द्वारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया, जो कि आज भी जिसको माना जाता है मॉलिक्यूलर मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो अलग अलग मॉडल्स दिए गए मॉलिक्यूलर स्तर पे, वेरियस ऑथर्स हैव गिवन वेरियस मॉडल्स, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मॉडल्स दिए। कॉन्सेप्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, but fluid mosaic model was proposed by Singer and Nicholson is the most accepted of them all। तो इन सब जो भी जितने भी मॉडल्स दिए गए थे कोशिका झिल्ली के लिए, उसमें से सबसे माना जाने वाला जो मॉडल था वो था सिंगर का और निकोलसन का, जो 1972 के अंदर दिया गया। पहला मॉडल, अपने पहले मॉडल की बात करते हैं। इन 1895 ओवरटन प्रपोज्ड बेसिक मॉडल फॉर द ट्रांसप्लांट ऑफ स्पा न्यूट्रल सॉलिड्स, जो उदासीन विलीय होते हैं उसके ट्रांसपोर्ट होने को देखा उन्होंने, और उन्होंने एक बेसिक मॉडल दिया ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मॉल न्यूट्रल सॉलिड्स, न्यूट्रल मतलब उदासीन विलीय जिसको बोलते हैं। ही एक्सपेरिमेंटेड on numerous cells both from plant and animals and concluded that there is special osmotic properties of the living protoplasm are due to the selective selectivity mechanism of the membrane। तो उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए अलग कोशिकाओं के ऊपर, जिनके ऊपर उन्होंने जंतु कोशिकाओं को और पौधे की कोशिकाओं को भी लिया, जिसके अंदर उन्होंने देखा कि विशेष प्रकार की जो परागसंचरण के गुण हैं वो देखे गए हैं दोनों कोशिकाओं में, यानी कि पौधे की कोशिकाओं में और जंतुओं की कोशिकाओं में।
वो परासरण गुण, ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज, विशेष प्रकार की ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज उन्होंने देखी, जो कि उसकी जो कोशिका है उनके प्रोटोप्लाज्म में, लिविंग प्रोटोप्लाज्म, और लिविंग प्रोटोप्लाज्म आर ड्यू टू सेलेक्टिव सोलिबिलिटी मैकेनिज्म ऑफ द मेम्ब्रेन। तो जो कोशिका द्रव्य है उसका गुण था स्पेशल ऑस्मोटिक, विशेष परासरण गुण, जबकि जो प्लाज्मा झिल्ली है उसके अंदर था सेलेक्टिव सोलिबिलिटी मैकेनिज्म। ठीक है ना, सेलेक्टिव यानी कि जिसको कहें चयन घुलनशीलता या चयन विलेयता। सेलेक्टिव सोलिबिलिटी मैकेनिज्म मतलब चयन विलेयता ऑफ द मेम्ब्रेन। तो चयन विलेयता की जो मैकेनिज्म है वो कोशिका झिल्ली में देखी गई, और परासरण का जो गुण है, विशेष परासरणीय गुण है, वो किसका है, कोशिका द्रव्य का देखा गया। ही आल्सो राइटली गेस्ड दैट द आउटर लेयर ऑफ मेम्ब्रेन कंटेंट फैट एंड स्टोन। उन्होंने ये भी सोचा कि जो बाहरी स्तर है प्लाज्मा झिल्ली का, उसके अंदर वसा और स्टेरॉल पाए जाते हैं। ओवरटन पोस्टुलेटेड दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ थिन लेयर ऑफ लिपिड। और ओवरटन ने ये कहा कि जो प्लाज्मा झिल्ली है वो एक पतले लिपिड स्तर की बनी हुई है। पतला स्तर है वो किसका है, वसा का है। बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। तो पहला जो मॉडल है गोवर्टन के पश्चात जो बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स है, जो कि 1925 के अंदर दिया गया। गोवर्टन एंड ग्रेंडल ने कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन हीमोलाइज्ड आरबीसी। जो आरबीसी है उसका रक्त लयन होना। हीमोलाइसिस मतलब जो लाल रक्त कणिका है उसके अंदर जो अंदर की तरफ जो कॉन्स्टिट्यूट मौजूद है उस कॉन्स्टिट्यूट का लॉस हो जाना, बाहर निकल जाना, जैसे लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन फ्रॉम आरबीसी इज आल्सो नोन एज हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी। तो उन्होंने इस प्रकार का परीक्षण किए जिसमें आरबीसी का रक्त लयन होते हुए देखा, एंड कंक्लूडेड द आरबीसी वेयर कवर्ड बाय 2 लेयर ऑफ लिपिड्स। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो लाल रक्त कणिका है वो दो वसा के स्तर से घिरी हुई और इंटायर द सेल सरफेस। ठीक है ना, विक आरबीसी वेयर कवर्ड बाय 2 लेयर्स ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स ओवर द इंटायर सेल सरफेस। तो उन्होंने देखा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या कोशिका है उसका पूरा बाहरी जो सरफेस है वो दो वसा के स्तरों से घिरा हुआ है। और एक्सपेरिमेंटली ये जो एक्सपेरिमेंट है ग्रोटर एंड ग्रेंडल का आरबीसी हीमोलाइसिस का, इसको सपोर्ट किया बाय डेवसन एंड बेल्किन 1929 के अंदर, और मड एंड मड ने 1931 के अंदर। तो ये दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये माना कि हाँ जो गोटर और ग्रेंडल का एक्सपेरिमेंट है वो सही है, और ऐसा कोशिका में आरबीसी में देखा गया। तो ये जो आप साइड में देख रहे हैं ये बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स जो कि ग्रेटर और ग्रेंडल के द्वारा 1925 में दिया गया मॉडल है, जिसमें आपको ये दो लेयर दिख रहे हैं, ये पहला लेयर और ये दूसरा लेयर लिपिड्स का, और जिसमें आपको दो सिरे भी दिखेंगे, एक पोलर है और एक नॉन पोलर रीजन है। उसके बाद आया सैंडविच मॉडल 1935 के अंदर। डेविसन एंड डेनियली प्रपोज द सैंडविच मॉडल फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए शीथ लाइक स्ट्रक्चर कंपोजिंग ऑफ 2 लिपिड्स लेयर सैंडविच बिटवीन द कंटिन्यूस लेयर ऑफ प्रोटीन। तो जो सैंडविच मॉडल है डेनियल और डेविसन के द्वारा दिया गया, उन्होंने ये कहा कि जो प्लाज्मा झिल्ली है वो एक खोल है कोशिका का, और वो 2 लिपिड्स के लेयर है जो कि प्रोटीन के बीच में पाए जाते हैं। इस लुक लाइक ए सैंडविच, जैसा सैंडविच होता है, जैसे ब्रेड के बीच में दूसरे कम आवश्यक जो ग्रेडियंट्स है डाले जाते हैं सैंडविच के अंदर, उसी प्रकार यहाँ पर 2 लिपिड के स्तर है, 2 लिपिड से लेयर है, और वो किसके बीच में है, प्रोटीन के बीच में। ठीक है ना, तो दोनों तरफ प्रोटीन है और उसके बीच में 2 लिपिड के स्तर है। द स्टेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन वाज मेंटेन्ड बाय द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन। तो और जो स्थिरता है
प्लाज्मा झिल्ली की, वो जो परस्पर आकर्षण होता है किसका, हाइड्रोकार्बन चेन्स ऑफ लिपिड्स का, जो चेन है हाइड्रोकार्बन्स की, लिपिड की, उनके बीच में एक परस्पर अट्रैक्शन होता है। और और दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, जो स्थिर विद्युत बल है इन बिटवीन प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन प्रोटीन एंड लिपिड्स और म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोकार्बन चेन्स ऑफ लिपिड्स, इस वजह से क्या है, जो प्लाज्मा झिल्ली है उसकी स्थिरता बनी रहती है। द स्टेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन वाज मेंटेन्ड बाय द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ लिपिड्स, जो परस्पर आकर्षण है किसका, हाइड्रोकार्बन चेन है जो वसा की, उसका। दूसरा जो स्थिर विद्युत बल है किसके बीच में, प्रोटीन और वसा के कणों के बीच में, उस वजह से जो प्लाज्मा झिल्ली है उसकी स्थिरता बनी रहती है। ये सैंडविच मॉडल के अंदर डेविसन और डेनियली के द्वारा कहा गया। और जो सैंडविच मॉडल है उसमें ये भी कहा गया कि जो दो स्तर है लिपिड के, वो दोनों तरफ से प्रोटीन से घिरे हुए हैं और वो सैंडविच की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इसका नाम सैंडविच मॉडल रखा गया। और ये मॉडल 1935 के अंदर दिया गया डेनियल। इन 1931 डेनियल एंड हार्वे स्टडीड द सरफेस टेंशन ऑफ द सेल। तो ये मॉडल देने से पूर्व जो डेनियल ये है, हार्वे है, उन दोनों ने जो पृष्ठीय तनाव है कोशिका का उसके ऊपर अध्ययन किया। जनरली सरफेस टेंशन एट द वाटर ऑयल इंटरफेस इज अराउंड, तो जो पानी और ऑयल का जो इंटरफेस होता है वो अराउंड कितना होता है, 0.01 से लगाकर 0.015 न्यूटन पर मीटर। ऑन द अदर हैंड द सरफेस टेंशन ऑफ सेल इज नील। तो दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि जो कोशिका का जो पृष्ठीय तनाव है वो बिल्कुल जीरो है। दिस लो सरफेस टेंशन फॉर द सेल इज एट्रिब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द प्लाज्मा पेपर। तो उन्होंने पहला देखा कि भाई पानी और ऑयल का जो सरफेस टेंशन है वो इतना होता है, लेकिन कोशिका का सरफेस टेंशन जीरो है, वो क्यों? तो वो इसलिए कि जो पृष्ठीय तनाव है कोशिका का उसका जीरो होना इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्रोटीन की उपस्थिति है कोशिका झिल्ली के अंदर, इस वजह से उसका जो पृष्ठीय तनाव है वो जीरो है। और ये एक्सपेरिमेंटली प्रायोगिक रूप से इसका सपोर्ट किसने किया, हार्वे एंड कोले ने 1931 के अंदर, और डेनियल एंड हार्वे ने 1935 के अंदर। और दूसरी तरफ आप जो देख रहे हैं वो सैंडविच मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसके दोनों तरफ ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये भी ग्लोबुलर प्रोटीन है, और बीच में आप जो देख रहे हैं ये हाइड्रोफोबिक टेल्स ऑफ लिपिड है और ये हाइड्रोफिलिक हेड्स ऑफ लिपिड है। तो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है और बीच में जो ये शाखाएं हैं या अपन कहें टेल रीजन है लिपिड्स का, वो हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक होता है जो पानी से दूर भागते हैं, और जो हाइड्रोफिलिक उसको कहते हैं जो पानी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो देयर इज टू रीजन ऑफ फास्फोलिपिड्स, जो वसा है फास्फोलिपिड्स है उसके दो सिरे हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक और दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक। तो ये इस तरफ आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये सैंडविच मॉडल का है, जो 1935 के अंदर डेनियली और डेवसन के द्वारा दिया गया। उसके बाद आया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो कि 1959 के अंदर आया, जिसको रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहा जाता है, जो कि डेविड रॉबर्टसन के द्वारा 1959 के अंदर दिया गया। आफ्टर द बायो मेम्ब्रेन मॉडल वाज परसॉल्व्ड बाय डेनियल। और जो बायो मेम्ब्रेन मॉडल है या अपन कहें सैंडविच मॉडल है, इसको बायो मेम्ब्रेन मॉडल भी कहा जाता है। सैंडविच मॉडल को बायो मेम्ब्रेन मॉडल भी कहा जाता है, जो कि डेनियल और डेवसन के द्वारा 1935 के अंदर दिया गया। This biomembrane model proposed by the Robertson state that the biomembranes are made up of 4 layers. तो सॉरी, जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है उसको बायोमेम्ब्रेन मॉडल कहा जाता है, न कि सैंडविच मॉडल को। तो जो डेविड रॉबर्टसन के द्वारा जो मॉडल दिया गया उसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या बायो मेम्ब्रेन मॉडल कहा जाता है, जो कि डेनियल और डेवसन के 1935 के अंदर दिए गए सैंडविच मॉडल के बाद दिया गया। और जो बायोमेम्ब्रेन मॉडल है वो किस 4 स्तर का है, मेड अप ऑफ 4 लेयर। तो 4 लेयर में वो कहते हैं देयर इज ए 2 लेयर ऑफ लिपिड्स एंड 2 लेयर ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन,
इनर लेयर प्रोटीन मतलब कोशिका द्रव की तरफ एक इस तरह प्रोटीन का, एक जो कोशिका है उसके सतह पर है जो आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन है, प्रोटीन बाहरी स्तर, और जो बीच में है वो हाइड्रोफिलिक हेड्स है। ये ऑलरेडी डिस्कस हो गया अपने पिछले मॉडल में। तो जो बीच में लिपिड्स है उसके एक तो हेड रीजन है वो है हाइड्रोफिलिक, और जो टेल रीजन है मतलब ये सर भाग और दूसरा पूंछ भाग, जो पूंछ भाग है वो हाइड्रोफोबिक है, जबकि जो सर भाग है वो है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब जो पानी की तरफ आकर्षित होता है, और हाइड्रोफोबिक जो पानी से दूर भागता है, वाटर सोल्यूबल और वाटर नॉन सोल्यूबल। ठीक है ना, हाइड्रोफोबिक जो पानी में नहीं घुलता है, और हाइड्रोफिलिक जो पानी में घुलता है या पानी से पानी की तरफ आकर्षित होता है। तो ये जो मेम्ब्रेन है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है जो कि रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया। आउट ऑफ दिस 4 लेयर्स 2 आर प्रोटीन लेयर्स एंड 2 आर फॉस्फोलिपिड्स। तो 4 जो स्तर की बात की गई है यूनिट मेम्ब्रेन में रॉबर्टसन के द्वारा, तो उसके अंदर 2 जो स्तर है वो प्रोटीन के और 2 जो स्तर है वो फॉस्फोलिपिड्स के। और जो फॉस्फोलिपिड्स यानी कि बायो मेम्ब्रेन मॉडल, उसके अंदर जो बाई लेयर है वो कभी करीब 25 से 35 एंगस्ट्रॉम का थिक है, एंड ईच ऑफ 2 प्रोटीन लेयर है, जो प्रोटीन लेयर है दोनों वो करीब करीब 20 से 25 एंगस्ट्रॉम के मोटे हैं। ओवरऑल जो मेम्ब्रेन है वो 65 से 85 एंगस्ट्रॉम की होती। रॉबर्टसन यूज्ड इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट ऑन द मेम्ब्रेन एंड ऑब्जर्व 2 डिस्टिंक्ट जोन्स। तो रॉबर्टसन ने जब अध्ययन किया इस प्लाज्मा झिल्ली का, तो उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन है उनका उसके ऊपर बमबारी की, उसके ऊपर मेम्ब्रेन के ऊपर, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर 2 अलग अलग जोन्स, द 2 जोन्स ऑब्जर्व वेयर द इलेक्ट्रॉन लाइट जोन। तो 2 जोन ऑब्जर्व किए गए, वो दोनों वेयर द इलेक्ट्रॉन लाइट जोन थे। ठीक है ना, जिसमें एक तो था जो पारदर्शी था, और दूसरा एक था जो पूरा घना था, इलेक्ट्रॉन डेंस जोन था, और एक जो जोन था वो क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट जोन था। तो 2 टाइप्स के जोन। So in this model, Brown stated that there is a 2 electron dense zones and 1 electron is electron transport zone at the center. जो बीच में है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट जोन, और जो बाहर की तरफ है वो क्या है। तो दिस अरेंजमेंट ऑफ 2 electron dense and 1 electron transport zone is called tri-laminar model or tri-party model. This electron dense zone is the seat or layer of extended protein. तो जहां पर गहरा इलेक्ट्रॉन का जोन है वो ये दर्शाता है कि वहां पर प्रोटीन का स्तर है, और जहां पर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है इलेक्ट्रॉन का जोन है, वो पारदर्शी है, वो ये दर्शाता है कि वहां पर लिपिड का स्तर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। दिस अरेंजमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन डेंस एंड 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट जोन इज कॉल्ड ट्राई लेमिनर मॉडल। तो इसमें इस क्या कहते हैं बायो मेम्ब्रेन मॉडल को ट्राई लेमिनर मॉडल भी कहा जाता है, और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी कहा जाता है, और बायो मेम्ब्रेन मॉडल भी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं अपन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। ठीक है ना, फाइनली 1972 के अंदर सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा जो मॉडल दिया गया है, जो कि एक्सेप्टेड है, जिसको सभी ने स्वीकारा। एज पर दिस मॉडल बोथ लिपिड एंड प्रोटीन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए काइंड ऑफ मोज़ेक अरेंजमेंट। तो इसमें उन्होंने ये देखा कि दोनों वसा और प्रोटीन दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, अरेंज्ड है मोज़ेक अरेंजमेंट में। ऑल द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स आर क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर। तो जितनी भी जैविक झिल्लियां हैं वो सारी की सारी तरलीय आचरण की, अर्ध तरलीय आचरण की, क्वासी फ्लूइड का स्ट्रक्चर का होता है मतलब अर्ध तलीय स्ट्रक्चर, इन विच जिसके अंदर वसा और प्रोटीन दोनों आपस में दोनों घूम सकते हैं। तो दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि प्रोटीन जो कि लिपिड के अंदर दसा हुआ है, यानी कि प्रोटीन आर इम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर इन सच ए वे दैट प्रोटीन, ऐसा लगता है कि प्रोटीन वसा के समुद्र के अंदर तैर रहा हो, सच ए वे दैट प्रोटीन फ्लोट इन लिपिड सी। तो वो जो झिल्ली का जो अध्ययन है उसमें ये पता चला कि प्रोटीन वसा के अंदर धसा हुआ है, और मोज़ेक अरेंजमेंट में है दोनों वसा और प्रोटीन। तीसरा, ऐसा लगता है कि प्रोटीन के जो कण है वो वसा के अंदर, वसा के समुद्र में तैर रहे हो। द सरफेस ऑफ द लिपिड लेयर इज इंटरप्रेटेड बाय रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। और दूसरा ये भी देखा गया जो वसा का स्तर है उसका बाहर का जो सरफेस है वो इंटरप्रेट बाय रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इरेगुलर
डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, प्रोटीन के अणुओं का। तो दिस प्रोटीन में आइदर अटैच टू द पोलर सरफेस, और ये भी देखा गया जो प्रोटीन है वो या तो उसका जो पोलर रीजन है किसका, मतलब वसा का, उसके अटैच्ड है, या फिर पार्शियली वो जो वसा का जो दी स्तर है उसके अंदर धसे हुए, पेनेट्रेट द लिपिड लेयर। सम प्रोटीन आर आल्सो फाउंड टू बी एसोसिएट विद द शुगर चेन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। तो कहीं और देखा गया है कि कुछ जगह ऐसा देखा गया है कि प्रोटीन है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन जो शुगर की शाखा है उससे जुड़े हुए हैं, अटैच विद द शुगर चेन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का डायग्राम है, जिसमें आप ये वसा को देख रहे हैं जो कि हाइड्रोफिलिक रीजन है, और जो वसा होती है ये 2 चेन होते हैं, इसमें 2 चेनें होती हैं। तो एक शाखा है वो असंतृप्त वसा होती है, दूसरी संतृप्त वसा की होती है, यानी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की होती है, और एक जो शाखा है उसकी वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की होती है। तो और 2 सिरे होते हैं वसा के, तो एक होता है हाइड्रोफिलिक और दूसरा जो अंदर की तरफ होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक। और जो प्रोटीन देख रहे हैं तो ये प्रोटीन अंदर की तरफ भी धसे हुए हैं और सरफेस पे भी मिलेंगे, और दूसरे भी प्रोटीन मिलेंगे जैसे ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है, और आपको दूसरे स्टेरॉल भी मिलेगा, ठीक है ना, पेरिफेरल प्लेट में मिलेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स भी मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल भी मिलेगा। तो ये दूसरे अदर मोलिक्यूल्स भी है जो वसा और प्रोटीन के अलावा, या वसा विथ प्रोटीन, ठीक है ना, जैसे ग्लाइकोलिपिड्स है कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्लस वसा, तो ग्लाइकोलिपिड्स मिलेगा, ग्लाइको प्रोटीन मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल भी है, सरफेस प्रोटीन भी है, और इंटरग्रेनुलर प्रोटीन भी है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी है। तो ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये सबके द्वारा बाद में स्वीकार किया गया है। तो लिपिड्स टाइप, इसके अंदर यदि अपन वसा की बात करें, यहाँ जो स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं उसको अपन पढ़ते हैं, तो वसा में फॉस्फोलिपिड्स एक प्रकार की वसा, दूसरी है स्पिंगोलिपिड्स, तीसरा है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना। चौथा जो लिपिड्स है वो किसी के साथ अटैच्ड है, जैसे लिपिड प्रोटीन के साथ है, या लिपिड कार्बोहाइड्रेट के साथ है, या फिर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ है। तो लिपिड फॉस्फोलिपिड्स के रूप में, स्पिंगोलिपिड्स के रूप में, कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉल के रूप में है, या फिर कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के रूप में। प्रोटीन टाइप देखें तो एक इंटरेस्टिंग प्रोटीन या इंटरग्लेट या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन वह प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के को झिल्ली को आर पार करता हो। एक्सटेंसिंग और पेरिफेरल प्रोटीन जो कि उसकी सतह पर पाया जाता है, ठीक है, सरफेस पे पाया जाता है, जो कि अंदर की तरफ जैसे साइटोस्केलेटन है उसके कंकाल है, कोशिकीय कंकाल है, उसके साथ जुड़े हुए हो। तो इस प्रकार का प्रोटीन क्या कहलाता है, एक्सटेंसिंग या पेरिफेरल प्रोटीन कहलाता है। इंटरसिंग प्रोटीन मतलब जो मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ पाया जाता हो, जो कि उसकी सतह पर नहीं हो, उसको ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या इंटरग्रेनुलर प्रोटीन या इंटरसिक प्रोटीन कहा जाता है। फास्फोलिपिड्स क्या है, फास्फोलिपिड्स इन ए मेम्ब्रेन हैज 2 रीजन। जो फास्फोलिपिड्स है उसके 2 रीजन है, वन है पोलर हाइड्रोफिलिक रीजन जो कि हेड रीजन है, और दूसरा है जो कि नॉन पोलर रीजन है जो कि हाइड्रोफोबिक टेल रीजन है। मतलब एक बार सोल्यूबल रीजन है, दूसरा नॉन सोल्यूबल रीजन है। नॉन जो हाइड्रोफोबिक टेल रीजन है, जो पूंछ भाग है उसका जो कि हाइड्रोफोबिक है, नॉन सोल्यूबल है, उसकी है इट हैज 2 टेल। तो एक वो अपन ने बात कर ली जहाँ स्ट्रक्चर की स्लाइड में अपने स्ट्रक्चर का अध्ययन पढ़ किया जहाँ पर, तो एक है संतृप्त और दूसरा है असंतृप्त। मतलब हैज 2 चेन, 2 टेल, one is saturated and another one is unsaturated। तो ये क्या करते हैं, ये मेंटेन फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये जो कोशिका झिल्ली है उसकी तरलता को प्रदान करते हैं, उसकी तरलता को मेंटेन रखते हैं। दूसरा है कोलेस्ट्रॉल आल्सो मेंटेन फ्लूइडिटी। कोलेस्ट्रॉल भी इसकी प्लाज्मा झिल्ली की फ्लूइडिटी को मेंटेन रखता है, रेगुलेट करता है। कोलेस्ट्रॉल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड टेम्परेचर कंट्रोल फ्लूइडिटी ऑफ। तो कोलेस्ट्रॉल और उसके अलावा जो असंतृप्त वसा है वो, और टेम्परेचर तापमान, ये नियंत्रित करते हैं प्लाज्मा झिल्ली की फ्लूइडिटी की, उसकी तरलता को। यदि ये
कम हो जाते हैं, टेम्परेचर कम हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, असंतृप्त वसा कम हो जाती है, तो जो झिल्ली है वो कठोर हो जाएगी, रेजिड हो जाएगी। सेल सरफेस मार्कर, कोशिका के ऊपर एक सरफेस मार्कर पाए जाते हैं जो रिकॉग्नाइज करते हैं किसी ऊतकों को या अपने शरीर का अंग है या नहीं है, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स का रोल है कि वो ऊतक को, टिश्यू को ऑर्गेनाइज करता है, रिकॉग्नाइज करता है, उसका पता लगाता है। ड्यूरिंग ब्लड, जैसे अपने ब्लड ट्रांसफ्यूज किया तो वो अपना है या नहीं है, या सिमिलर है या डिसिमिलर है, तो ये पता लगाता है कौन? ग्लाइकोलिपिड्स, जो कोशिका के सरफेस के ऊपर एक एज ए मार्कर के रूप में होता है। दूसरा है ग्लाइकोप्रोटीन, जो क्या है, सेल्फ रिकॉग्नाइज करता है एंड प्ले ए रोल इन इम्यून सिस्टम टू फॉर्म। तो ये सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन करता है कि जो पार्ट आपके शरीर के अंदर इंजेक्ट किया गया है या इंजेक्ट हुआ है वो खुद का है या किसी और का है। तो ये एक प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन जो कि MHC1 और MHC2 कॉम्प्लेक्स के रूप में कोशिका की सतह पर पाए जाते हैं, जिसको मेजर हिस्टोकॉम्प्लेमेंट्री कॉम्प्लेक्स फर्स्ट या मेजर हिस्टोकॉम्प्लेमेंट्री कॉम्प्लेक्स सेकेंड कहते हैं। तो ये डिटरमाइन करते हैं कि जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया, ठीक है ना, तो वो एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि सेल्फ रिकॉग्नाइज करते हैं और ये कोशिका की सतह पर पाए जाते हैं। उसके बाद है प्रोटीन। प्रोटीन अपने बात होगी एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो कि या तो मेम्ब्रेन के अंदर है या मेम्ब्रेन के आर पार है, जैसे कैरियर जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में काम आते हैं, चैनल्स बने हुए जो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट सोडियम और पोटेशियम पंपिंग करते हैं, उसके काम में आते हैं। एक तो एक्टिव है जिसको आप एनर्जी देके उसको ट्रांसपोर्ट करना है या फिर वो कैरियर के साथ जाके ही ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। दूसरे जो चैनल्स है वो सांद्रता के ऊपर निर्भर करते हैं, उसका पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। रिसेप्टर है जो कि ग्राही जिसको बोलते हैं, वो हार्मोन्स को या न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नलिंग होती है उसमें मदद करते हैं। इंटीरियर प्रोटीन नेटवर्क है जो स्पेक्ट्रिन है, कैलेथ्रिन है, जो कि साइटोप्लाज्म से प्लाज्मा झिल्ली को जोड़े हुए रहते हैं और साइटोस्केलेटन उसकी स्ट्रेंथनिंग प्रदान करते हैं कोशिका। जैसे स्पेक्ट्रिन है, स्पेक्ट्रिन अटैच विद द साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल टू मेंटेन सेल सेल। तो स्पेक्ट्रिन है वो जो कोशिका के अंदर, जो कोशिका का कंकाल के रूप में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं उसके साथ जुड़े हुए होकर कोशिका को एक आकार प्रदान करते हैं, जैसे आरबीसी। क्लेथ्रिन, द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इनसाइड द थ्रू द कोटिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लाइक एंडोसाइटोसिस। जो कोशिका के अंदर एंडोसाइटोसिस होता है तब कैलेथ्रिन क्या करता है, उस मॉलिक्यूल्स को कोट करता है बाहर की तरफ से, चारों तरफ से एक आवरण बनाता है, जिस वजह से वो मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो पाता है। अन्यथा कैलेथ्रिन के बिना वो मॉलिक्यूल शरीर के अंदर एंडोसाइटोसिस के समय वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा कोशिका द्रव्य के अंदर। लास्ट स्लाइड में अपन देखें जो प्लाज्मा झिल्ली है प्रोकैरियोटिक की, यूकैरियोटिक की, उनके बीच में मध्य में क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है। जैसे अपन प्रोकैरियोटिक की बात करें, प्रोकैरियोटिक एंड प्लांट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स एंड इनर लेयर ऑफ प्रोटेक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ आउटर सेल वॉल। तो जो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोट है एंड प्लांट, तो उनकी जो प्लाज्मा झिल्ली है वो इनर लेयर है ऑफ द प्रोटेक्शन इन प्रेजेंस ऑफ आउटर, बाहर की तरफ कोशिका भित्ति से सुरक्षित है। जबकि यूकैरियोट के अंदर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आउटर लेयर ऑफ प्रोटेक्शन एज द आउटर सेल वॉल इज एब्सेंट, बाहर की तरफ कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जबकि जो प्रोकैरियोटिक है और प्लांट्स है उनके प्लाज्मा झिल्ली की तरफ, बाहर के प्लाज्मा झिल्ली से बाहर की तरफ जो प्लाज्मा झिल्ली है वो सुरक्षित रहती है कोशिका भित्ति से। प्रोकैरियोटिक की प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेकंड पॉइंट में अपन देखें, द सेल वॉल हैज पोर्स एंड इज नॉट वेरी सेलेक्टिव अबाउट द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो कोशिका भित्ति है उसके अंदर जो छिद्र पाए जाते हैं और जो कि चयन के मामले में नॉट वेरी सेलेक्टिव, वो चयन के मामले में ऐसे नहीं है जिस तरह प्लाज्मा झिल्ली है। तो हेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल सेलेक्टिव परमिटिविटी। तो यहाँ पर जो चयन प्रागम्यता है उसके लिए क्या है, जो प्लाज्मा झिल्ली है वही उत्तरदायी है, न कि कोशिका भित्ति। और यूकैरियोटिक की बात करें, इन द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंप्लीटली रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेलेक्टिव परमिटिविटी ऑफ द
मोलिक्यूल्स। तो पूर्ण रूपेण जो कोशिका झिल्ली है वही रेस्पॉन्सिबल उत्तरदायी है किसके लिए, चयन परागम्यता के लिए। तीसरे पॉइंट में अपन बात करें प्रोकैरियोटिक की, तो प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर विथ एम्बेडेड प्रोटीन। तो जो प्रोकैरियोट है उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो फॉस्फोलिपिड्स के द्वि स्तर है और उनके अंदर प्रोटीन एम्बेडेड है, धसे हुए हैं। यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर विथ एम्बेडेड प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। जबकि जो यूकैरियोटिक है उनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड्स के साथ साथ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज नो स्टेरोल। जो प्रोकैरियोटिक है उनकी जो प्लाज्मा झिल्ली है उनके अंदर स्टेरोल को नहीं देखा गया है, जबकि यूकैरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर स्टेरोल, कोलेस्ट्रॉल एंड इट्स हाइड्रोफोबिक कोर, जो हाइड्रोफोबिक रीजन है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल को देखा गया। फिर यूकैरियोट में है मल्टीपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोकैरियोटिक में देखा जाता है एक से अधिक कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली देखी गई है, जबकि यूकैरियोट के अंदर है ओनली वन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक ही प्लाज्मा झिल्ली यूकैरियोट के अंदर पाई जाती है। इन द एब्सेंस ऑफ स्टेरोल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक इज लेस रिजिड एंड लेस स्टेबल। जबकि स्टेरोल की अनुपस्थिति में, तो ये अपन ने ये बात पहले भी कहा कि स्टेरोल है, कोलेस्ट्रॉल है, टेम्परेचर है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, जो क्या करते हैं प्लाज्मा झिल्ली की तरलता को मेंटेन करते हैं। और यहाँ प्रोकैरियोटिक में देखा गया कि स्टेरोल नहीं है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक वो क्या है, लेस रिजिड है और लेस स्टेबल है, स्थिर नहीं है इतनी। जबकि यूकैरियोट में इस द प्रेजेंस ऑफ स्टेरोल गिव्स मोर रिजिडिटी एंड स्टेबिलिटी टू द मेम्ब्रेन, जो क्या इसको मोर रिजिडिटी देते हैं और मोर स्थिरता देते हैं, ज़्यादा स्थिरता देते हैं किसकी, यूकैरियोटिक की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेरोल की उपस्थिति या स्टेरोल को पाया जाना। थैंक यू।